हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग आई थिंक आई शुड डिस्कस द लास्ट 45 डेज स्ट्रैटेजी विद यू गाइस। लास्ट जो 45 दिन हमारे हाथों में है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब चूँकि पढ़ना तो है ही, बट along with the study planning is also necessary। सही टाइम पे प्लानिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे दोस्तों का, आप लोगों का कहना भी है कि कुछ एक स्ट्रेटजी भी बताओ कि क्या करें। कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों के बीच। ओके गाइस, 1 सेकेंड जस्ट। तो आज हम लोग स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि लास्ट 45 डेज स्ट्रैटेजी हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को शांत होना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला जो ये सेल्फ डाउट हो रहा है ना, जिनको भी हो रहा है, सो दैट आर इन द रेस, वो रेस में है, मतलब वो प्रीलिम्स के रेस में है। तो इस पर हम लोगों को क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं जब तक कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड कि क्या क्या बोलना है, बट ठीक है, चलिए देखते। सेल्फ डाउट हो रहा है, तो अब इसी को हम लोगों को क्या करना होगा, सेल्फ डाउट को इसी को राइट वे में चैनलाइज करना है। जो भी सेल्फ डाउट हो रहा है, इसको राइट वे में चैनलाइज करना है। अब इसको कैसे चैनलाइज करेंगे अपन लोग। सेल्फ डाउट हो रहा है, अरे यार प्रॉपरली पूरा कवर नहीं हुआ, क्या कवर नहीं हुआ, PYQs ये वो, स्टैटिक्स, करंट अफेयर्स रह गया। तो आपको पता है कि करंट अफेयर्स रह गया, PYQs रह गया, स्टैटिक्स भी बाकी है, अपना बेसिक सब्जेक्ट्स वगैरह, CSET भी बाकी है, क्या क्या रह गया, ये सब रह गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो हम लोगों को प्रायोरिटाइज करना होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट भी रह गया, तब रह ही गया सब कुछ, तो क्या दिक्कत है। पहले तो मतलब आराम से सोचना, पहले अपने आप को मतलब घबराओ मत, पहले तो वही घबराहट ख़त्म करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहला चीज़ वो ये है कि हम लोगों को PYQs ही कवर करना होगा, ठीक है। एटलीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम 2 बार तो देखना ही होगा। पूछोगे कौन कौन सब्जेक्ट्स का, तो हर एक सब्जेक्ट का, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, तीनों, और आपको एनवायरनमेंट, इतना तो देखना ही है। इसके अलावा अगर आप देख पाते हो जो भी सब्जेक्ट्स रह गए हैं, लेकिन इतना तो देखना है। कब से कब का देखना, यू नो दैट कि लास्ट 2011 से, राइट फ्रॉम 2011 टू 2024, कम से कम तो 2011 से 2024 तक का देख ही लेना है। 2 बार देखना है, ठीक है। अब देखो होता है एक्चुअली में क्या है कि इतना तो सब लोग, कोई भी वीडियो उठाओगे तो सब यही बताते हैं, PYQs देख लो, ये से ये कर लो। करना कैसे है, देखना कैसे है, मेन वर्क वही है। वहाँ उस पर कोई वर्क नहीं बताता कि कैसे क्या करना है। तो हम बताएंगे, आई एम हियर, ठीक है, बताएंगे। और उसके बाद क्या कर सकते हो, PYQs करना है, दोनों का करना है, दोनों का करना है सर। GS वाला जो है और CSET जो है, दोनों का करना है। CSET में अगर आप 2011 से 24 तक का नहीं भी कर पा रहे हो, एटलीस्ट 5, 6, 7, 8 साल का पीछे से
2024 से लेकर पहले 2020 तक करो, फिर 2020 से 2015 तक का करो। इस तरीके से आप सीसेट का जितना कर सकते हो 5, 6, 7, 8 साल का, लेकिन करना है सीसेट का भी, ठीक है। इसको लिख लो 2013 से लेकर 2024 तक का। सीसेट में भी पार्ट वाइज है, वी विल सी। तो आइए तो और हम लोग क्या देख सकते हैं, PYQs सीसेट का, दोनों का PYQs। तो अब PYQs देखना कैसे है, PYQs देखना कैसे है, हाउ टू यूज PYQ। देखिए इससे अपन को ना MCQ एप्टीट्यूड डेवलप करना है, और वो अपना अलाइन होगा UPSC के माइंडसेट से, ठीक है। यही सब वर्ड मार्केट में चल रहा है, ठीक है, कि MCQ एप्टीट्यूड डेवलप करना है, UPSC के माइंडसेट से अलाइन रखना है इसको। अब देखो क्या है यहाँ पर, इसका कहने का मतलब यही है कि अगर मान के चलो तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तुम मॉक टेस्ट किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट का लगा रहे हो, तो वहाँ के जो भी टीचर्स होंगे, फैकल्टीज़ होंगे, उन्होंने अपने माइंडसेट से पेपर सेट किया होगा। तो आप एक ही कोचिंग का लगा रहे हो, आप लगाओ विजन का टेस्ट उठाओ, आप विजन का टेस्ट लगाते जाओ, देखो 2, 4, 5 टेस्ट के बाद तुम उसके एक माइंडसेट को पकड़ लोगे। अच्छा, ये इस तरीके के ऑप्शन को गलत करता है, इस तरीके के ऑप्शन को सही रखता है, यहाँ पर ऐसे गलत करता है, ऑटोमेटिक तुम्हारा नंबर बढ़ते रहेगा। क्या हुआ, आपका माइंडसेट विजन के टेस्ट पेपर के साथ अलाइन हो गया हुआ, तो इसीलिए नंबर बढ़ता। आपने कभी मतलब वॉट एवर आई एम सेइंग इट इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ठीक है, ऐसा हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से अगर आप PYQ लगाओगे तो आपका UPSC के माइंडसेट से आपका जो MCQ जो है एप्टीट्यूड वो डेवलप हो जाएगा। MCQ एप्टीट्यूड को और समझ सकते हो तुम कि यू डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन कि क्या हो सकता है, इवन आफ्टर दैट यू विल बी इन ए पोजिशन टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। आपको नहीं पता कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ भी, या बहुत छोटा सा कुछ पॉइंट पता है, उसके बाद भी आप 50% प्रोबेबिलिटी पर आ जाते हो कि ये हो सकता है, या फिर कभी कभी 100% भी आपको पता रहता है कि नहीं यही होगा आंसर। तो वही होता है कि बिना जाने भी, मतलब ये कहना तो गलत है कि बिना जाने भी, हाँ बट कह सकते हो एप्टीट्यूड का ही है कि आप जब लगाओगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है, फिर भी आपको कॉमन सेंस है, चूँकि आपने स्टडी किया है सालों भर, एटलीस्ट 1 ईयर तो आप किए ही होंगे स्टडी, तो ही जाकर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वो अपने लैंग्वेज में बोले तो फील आ जाता है वो चीज़, ठीक है कि हाँ ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिस कैसे होता है, बैट्समैन बैटिंग प्रैक्टिस करता है, कैसे ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है कि ये फुल टॉस आया, ये ओवर पिच आया है तो इधर मारना है, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो माइंड उस तरीके से ट्रेन हो जाता है, तो सही मटेरियल के साथ ट्रेन करो ना PYQ के साथ, इसीलिए कम से कम 2 बार हर एक सब्जेक्ट का, जी हाँ हर एक सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में प्रायोरिटी डिसाइड करना है, तो ये तो सबको पता है कि पॉलिटी, सेकेंड में इकोनॉमिक्स। अब इसके बाद से भाई अपना अपना देख लो, मतलब ये 2 तो सब लोग रखते ही हैं मोस्ट प्रायोरिटी में। उसके बाद सभी का अपना अपना फेवरेट जोन होता है, उसके डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ और वीकनेस आप डिसाइड कर लो। कुछ लोग एनवायरनमेंट रखते हैं प्रायोरिटी में 3rd में, फिर कुछ भी रख लो आप, जैसे भी तुम्हारा एनवायरनमेंट रख लो, और साइंस एंड टेक रख लो, और क्या क्या है बताओ, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री वगैरह सब जो है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी रख लो, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट को तो पकड़ के सभी लोग रखते हैं। तीसरा भी एक स्ट्रेंथ डेवलप करना होता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टॉपर्स का कहना है कि वो एनवायरनमेंट पर अटैक करते हैं, तो अब 3 सब्जेक्ट पे पकड़ करो,
देखना तो भाई सबको, किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो इसको 2 टाइम्स देख पाओ, अच्छे से एनालाइज कर पाओ, तो भाई मेरे को तो वही लगता है कि उसमें ही अच्छा खासा समय निकल जाएगा, अगर आप लोग अभी स्टार्ट नहीं किए हो तो। ठीक है, सी सेट के साथ भी यही करना है आपको। उसमें भी 3 सेक्शन है अपना। एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको आरसी भी बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा यू नो दैट की लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है। तीसरा क्वांट है, जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि देखिए कि इसमें भी आपको एटलीस्ट 2 पकड़ के तो चलती हैं, क्योंकि एक में से निकलने वाला सा है नहीं। अब इसमें भी लगभग आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, 60 to 65 नंबर के आसपास। 65 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाता है, टू बी एग्जैक्ट 67.5। लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन, ये तो कम से कम 2 पकड़ना होता है। बट मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर हाँ जिनका मैथ्स में बैकग्राउंड नहीं है तो फिर उनके साथ तो फिर अलग केस है, और अगर उन्होंने नहीं देखा है तो फिर उनको फिर भी अब स्कूल टाइम में तो पढ़े हो ना भाई, मैथ्स में बैकग्राउंड नहीं है, 10th क्लास तक तो सब मैथ्स पढ़ते हैं यार। तो उस तरीके के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम है, उसमें क्या तुमको 12th का कोई मैथ नहीं लगता उसमें यार। ये टाइम वर्क है, एवरेज है, रेशियो है, परसेंटेज है, ये सब तो भाई 10th तक रहता है, और सभी लोग तो पढ़ते ही हैं 10th तक। और अभी तो बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको इवन कैलकुलेट भी नहीं करना, आपको डेटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन रहता है। आपको डेटा देख के समझ में अच्छा इसका यूज़ करके सॉल्व होगा कि नहीं। एक बार आप देखो PYQ एनालिसिस करो, आपको समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, और हम लोग क्या देख सकते हैं। हाँ, एक तो PYQs एनालिसिस की बात हो गई। तो अब करंट अफेयर्स पे आते हैं। पहली बात तो भाई समुद्र जो बोलते यही है, वो समुद्र है जो कि ख़त्म नहीं होने वाला, और इस पर ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। जितना हो सकता, कितना हो सकता है भाई, तो वही जो PT 365 मेजॉरिटी ऑफ अस यही फॉलो करते हैं, या फिर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या कोई भी मटेरियल फॉलो करते हो, या आपका अपना भी नोट्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपका स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए कि जैसे क्या देख सकते हो तुम बताओ। जैसे कि खास करके इकोनॉमिक्स में एंड एनवायरनमेंट में, इन दोनों में क्या है कि जितने भी आपको टर्म्स मिल रहे हैं ना, बस उनका डेफिनेशन अच्छे से समझ लो, अपने लेमैन लैंग्वेज में, एकदम अपने भाषा में उसको समझना है सर। ठीक है, कुछ भी नया टर्म है, बेस इफेक्ट है, तो बेस इफेक्ट का क्या मतलब है, प्राइस ट्रांसफ़र है, उसका क्या मतलब है। उसी तरीके से कुछ बायोरेमिडिएशन है एनवायरनमेंट में, अलग अलग टर्म्स जो न्यूज़ में चल रहे हैं टर्म्स, तो 2 4 5 क्वेश्चन तो वहीं से आता है। ठीक है, तो उसको अपने भाषा में समझ लेना है बस। और कुछ क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स किसी न किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन से जुड़े होते हैं, उन सबको देख लेना। मतलब कि कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक एक देख रहे हो, कोई भी टॉपिक तुम देखो, क्या करो, उसका जो सबसे बेसिक चीज़ है ना, बस उसी को देखना। ठीक है, जो बेसिक चीज़ है। पॉलिटी में क्या होता है, पॉलिटी में अगर आपको कुछ है कि कोई जैसे कि ED है या CBI है, बाहर इस साल न्यूज़ में अगर है, तो भाई उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, किसके अंडर है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, ये सब चीज़ बेसिक समझ में आया। किस एक्ट के थ्रू बना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है, यही सब मतलब। और पूरा डिटेल में जो है लिखा हुआ रहता है, वो सब को हटाओ एकदम, या इसको यही समझो जो तुमको समझ में आ रहा है वही चीज़ पूछेगा वो। ठीक है, तो वो जो समझ में आता है, जो नहीं समझ में आ रहा है, जो एकदम लेंदी है, वो छोड़ दो, उसको छोड़ देना, वो वहाँ से कुछ पूछता भी नहीं। तो मतलब करोगे उस हिसाब से तो पता चलेगा। तो यही है कि सरफेस लेवल पे रखना है। मैं भी कोशिश करूँगा अपने तरफ से जितना प्रोवाइड कर सकूँ मटेरियल्स, या फिर उसको वैसे भी तो मेरा जो भी वीडियो आता है, वो जो तुमको मैं जो भी बताता हूँ, वट एवर आई हैव रिटन,
अगर तुम उसको पढ़ोगे PYQs के थ्रू तो तुम देखोगे कि अच्छा उसी का वो बस वो जूस निकाल कर हम बोर्ड पर रख देते हैं, ठीक है। फिर अभी क्या है कि फल खाने का टाइम है नहीं कि फल लो, छिलका उतारो, फिर उसको खाओ। अभी तो भाई जूस मिल रहा है, सीधा पीते जाओ, ठीक है। मतलब उतना मेहनत करने का टाइम है नहीं अब। जितना मतलब जो भी पढ़े उसको कंसाइज करना है, ठीक है। अब देखो जब ये सब पढ़ोगे, अब जैसे तुम ये सब पढ़ रहे हो तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारा अगर कोई स्टैटिक पोर्शन कमज़ोर होगा, कोई स्टैटिक पोर्शन तुम्हारा वीक होगा, तो अगर आपके पास वो नोट्स होंगे तो जाके उससे रेफ़र कर लो, एक बार वहाँ पर रीड डाल लो, रीडिंग मार लो उसका, अच्छा ये था तुम्हारे नोट्स में। अब वहाँ से तुम एक बार इसको रीडिंग कर लिए, वहाँ से जाओ फिर PYQs में, अच्छा ये पूछ रहा था, ये बोल रहा था, तो एक स्टैटिक रह गया, PYQs का माइंडसेट आ गया। तो इस तरीके से बस यही चीज़ करंट अफेयर्स में भी करना। कोई चीज़ है उसका स्टैटिक में तुम्हारे नोट्स हैं तो उसको रेफ़र कर लो। तो मतलब तीनों को इंटीग्रेट करके कर सकते हो, लेकिन हमारा मेन फोकस उस पर होना चाहिए। हाँ, अब रह गया एक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का क्या करें? देखो भाई, मॉक टेस्ट का क्या करें? मॉक टेस्ट का क्या करें? अगर तुम लोग अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए हो तो अब काफ़ी ज़्यादा एकदम डर लग रहा है, फोमो टाइप, तो भाई दे दो ना। फिर डर को हटाने का क्या उपाय है बताओ? आपको वैलिडिटी चाहिए, अरे मत दो मत दो, कोई वैलिडिटी की ज़रूरत नहीं भाई, दे दो मॉक, सीधी सी बात है। एक दो मॉक दो तो क्या होगा, नंबर कम आएगा, नंबर कम आएगा। नहीं दोगे तो फोमो बना रहेगा। तो बताओ कौन सा अच्छा रहेगा, बताओ खुद से सोचो। टेस्ट नहीं देना या एक दो टेस्ट दे देना, कौन अच्छा है? मेरे ख्याल से तो भाई एक दो टेस्ट दे दो। इवन तुमको वहाँ भी पता चल जाएगा कि ये सारे जो कुछ देखो मॉक टेस्ट है, जरूर ठीक है बहुत सारे बकवास क्वेश्चंस रहते हैं या फिर अपना यूज़ का नहीं रहता, लेकिन कुछ तो स्टैटिक पोर्शन के भी तो 30-40 क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्या आप उस 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हैं? उसमें भी कुछ कुछ बकवास स्टेटमेंट रहता है, छोड़ दो उसको, नंबर से कोई मतलब नहीं है। क्या जो बेसिक स्टेटमेंट है जिसको तुमने सही माना कि ये सही होना चाहिए, इवन चलो एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया, लेकिन तुमने बोला तो ये सही होगा ये सही होगा, जो तुमने बोला कि ये सही होगा ये सही होगा, क्या वो दोनों सही था कि नहीं सही था, ये बताओ। बाकी जो कन्फ्यूजन है उससे कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो तुम सोच रहे थे तो वो सही है कि नहीं, तो बस यानी कि तुम्हारा सही है। तो यहाँ से तुम मतलब पता कर सकते हो कि अच्छा ये टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है। और तुमको मॉक टेस्ट से ये भी ना पता चलेगा एटलीस्ट कि करंट अफेयर्स में कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे कि मैगजीन में देखोगे तो बहुत सारा टॉपिक है, हाउ डू वी गेट टू नो दैट कि कौन सा करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम है, एंड हाउ डू वी गेट टू नो कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। तो बोलेगे कि PYQ से, तो भाई तुम 2013, 14, 15 के बच्चे तो है नहीं, तुमको कैसे पता रहेगा कि उस साल कौन सा न्यूज़ था? तो बैठ के वीडियो देखो, उस समय का न्यूज़ निकालो, उतना करने का टाइम है। कहने का मतलब यही है कि जैसे 2014-15 सब में भी PYQs में जो भी तुमको करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स आए होंगे, तो जब हम लोग पेपर देखते हैं तो वी डोंट रियलाइज़ कि अच्छा ये उस समय के करंट अफेयर्स का है कि नहीं, पता नहीं चलता ना, उसको इस तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके से रखा जाता है पेपर। सारे क्वेश्चन में तो नहीं लिखा रहता रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, 2-4 में लिखा रहता तो पता चल जाता है, बाकियों में भी नहीं पता चलता है। तो करंट अफेयर से कैसे फ्रेम हो रहे क्वेश्चन, तो इससे आप देख सकते हो। मतलब कि ठीक है, मार्केट में मॉक टेस्ट को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है, तो लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चूँकि यूज़फुल है, अगर आप यूज़ करोगे अच्छे से तो यूज़ होगा कुछ। मतलब मॉक टेस्ट मेरे ख्याल से 2, 4, 5 तो लगाना ही चाहिए यार। अब मान के चलो सारे कैंडिडेट लगा रहे हो UPSC, तुम नहीं लगा रहे हो, तो सही नहीं है ना भाई। कुछ तो लगाओ, देखो,
हाँ, नंबर आए ना आए उससे कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबिलिटी रहेगा, कोई पेपर में 100 नंबर भी आ जाएगा आपको, किसी में 20 नंबर भी नहीं आएगा, ऐसा भी होता है। तो वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर और भी कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग, वी विल सी कि क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन हाँ, जो प्रायोरिटी है उसको कंप्लीट करना है, प्रायोरिटी पूरा करना हम लोगों को। और अगर हम लोग को कमांड मेन है MCQ एप्टीट्यूड डेवलप होना, बेसिक्स पर कमांड होना, तो बेसिक भी वहीं से पता चले, वो भी PYQ से ही पता चलेगा। मतलब घुमा फिरा के यही है, कोई भी वीडियो उठा के देखोगे सब PYQs बोलेंगे। तो अब वही है कि PYQs भी तो सब पढ़ते हैं, सबका तो नहीं निकलता ना। तो उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे एनालाइज करना है, अब बहुत सारे तरीके हैं। तो वीडियो बनेगा उस पर और लंबा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और देखिए इसमें एक बात और, ये सारे जो अप्रोच हैं जितने भी लोग बता रहे हैं मार्केट में, अब मैं भी बता रहा हूँ ना, ये वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अप्रोच सबको ही सूट कर जाएगा या फिर यही सही है सब कुछ गलत है, या फिर ऐसा भी कुछ नहीं है। आपका जो प्रोसेस जिस पर आप काम कर रहे हो वो भी सही होगा, जो आप पे सूट कर रहा हो सकता है ये सूट ना करे, वो आपके लिए सही है। तो ये भी देखना है। तो आपको अपना देखते हुए चलना है, दूसरे का सुनना है, हम लोगों का सुनना करना आपको अपना ही है, बस यही है और कुछ नहीं है। बस इतना कहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।